ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि वेब डेवलपमेंट हमने अगर करनी है, चाहे वो फिर वो फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट हो या बैक एंड वेब डेवलपमेंट हो। कल हमने बात की थी इन दोनों के बारे में। तो अब उसको परसू करते हैं मज़ीद आगे। तो हमारे पास कुछ आईडीज़ होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए। जिस तरह हम लोगों ने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का कोर्स किया था, तो उसके लिए एक आईडीई बेसिकली होती क्या चीज़ है, एक सॉफ्टवेयर होता है या एक प्रोग्राम होता है जिसके अंदर हम लोग कंपाइलर, टेक्स्ट एडिटर और मज़ीद बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें डिबगर भी आता है, इंटरप्रेटर भी आता है। ये उसके अंदर बिल्ट इन होते हैं और उसके अंदर हम लोग ना सिर्फ कोड अपना लिख सकते हैं बल्कि कंपाइल कर सकते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद उसके आउटपुट को भी देख सकते हैं। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हमें प्रोग्राम लिखने में, उसको एग्जीक्यूट करने में, कंपाइल करने में और फिर उसकी आउटपुट डिस्प्ले करके दिखाने में हेल्प करता है, उसे हम कहते हैं आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। तो प्रोग्रामिंग के लिए हम लोगों ने सी प्लस प्लस के लिए हम लोगों ने जो ऑफलाइन यूज़ किया था वो कोड ब्लॉक्स था। तो इसी तरह से ही सेम जो है ना हम इसके लिए यूज़ करेंगे कुछ सॉफ्टवेयर्स जो कि ज़्यादातर यूज़ होते हैं। वो इसकी ये चार की लिस्ट जो है ना मैंने बनाई है। एक एक करके इनको इंट्रोड्यूस करूंगा, फिर इनमें से बताऊंगा कि इनमें से ज़्यादा सूटेबल कौन सा होगा हमारे लिए, जो इसको हम यूज़ कर रहे होंगे इस कोर्स के लिए। तो सबसे पहली चीज़ है इसके अंदर जो आईडी है मोस्ट यूज होने वाला, वो है विजुअल स्टूडियो कोड, जिसे हम शॉर्टली वीएस कोड भी कहते हैं। ठीक है। ये मोस्ट पॉपुलर है, हाई इसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, दिस इज हाईली पॉपुलर एंड लाइट वेट सोर्स कोड एडिटर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है और एक्सटेंसिबिलिटी की वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वास्ट मार्केट प्लेस है। एक्सटेंशंस इसके अंदर यूज होती हैं बहुत सारी, और वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और वेब टेक्नोलॉजीज को ये उसके लिए कंपेटेबल है, उसको सपोर्ट करता है। इसका मतलब ये कि ना सिर्फ ये हमारी वेब डेवलपमेंट के अंदर यूज होता है, बल्कि इसके अलावा हम लोग अगर कुछ एक्सटेंशन इसके अंदर इंस्टॉल कर लें तो पाइथन भी इसके ऊपर की जा सकती है, इसके ऊपर सी लैंग्वेज भी की जा सकती है, इसके ऊपर सी प्लस प्लस भी की जाती है, एंड अप टू सो ऑन। जो है ना बहुत सारी मल्टीपल लैंग्वेजेस की जाती हैं। वेब डेवलपमेंट की बात करें तो इसके अंदर भी तो बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज होती हैं। फिर हमने चाहे चाहे वो एचटीएमएल करनी हो, सीएसएस करनी हो, बूटस्ट्रैप करनी हो, हमने जीएस करनी हो यानी जावास्क्रिप्ट, या जेक्यूरी करनी हो, ये फ्रंट एंड किया तो उसके लिए भी ये विजुअल स्टूडियो कोड यूज हो सकता है। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि ये ऑफलाइन है, यानी आपके पास अगर इंटरनेट नहीं भी है तो ये बिल्कुल इजीली आप लोग ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट इसके लिए ज़रूरी नहीं है। तो ऑनलाइन यानी कि यूज़ नहीं होता, इंटरनेट आपका इसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये इसका एक ऐसा फीचर है जो कि इसको बाकियों से ज़्यादा पॉपुलर और ज़्यादा डिमांडिंग बनाता है। तो हम लोग नेक्स्ट पे बात करते हैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर की। तो इसी नाम से ही होता है सबलाइम टेक्स्ट। ये भी फास्ट है, हाईली कस्टमाइजेबल इसके अंदर टेक्स्ट एडिटर होता है, यानी इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट लिख भी सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। और इट इज़ मोस्ट फेवर्ड बाय द मैनी डेवलपर्स। बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं क्योंकि इसका इंटरफेस जो है ना ज़्यादा कैची है, ज़्यादा अट्रैक्टिव है और मिनिमलिस्ट इंटरफेस है, यानी बहुत कम चीज़ें हैं, ज़्यादा क्राउडेड नहीं है वो इसका इंटरफेस। और इसके अंदर फीचर्स बहुत अच्छे होते हैं और बहुत सारे सिलेक्शंस के, स्प्लिट एडिटिंग के और रोबस्ट प्लगइन प्लगइन इंस्टॉल किए जा सकते हैं इसके ऊपर। और बहुत सारी हम लोग इसके ऊपर भी लैंग्वेजेस जो है ना उसको यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर इसको कंपेयर किया जाए विजुअल स्टूडियो कोड के साथ, तो विजुअल स्टूडियो कोड ज़्यादा सूटेबल है। इसके अंदर ज़्यादा यानी टेक्नोलॉजीज हैं, ज़्यादा यानी लैंग्वेजेस हम इसके ऊपर कर सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा डिमांडिंग जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड है, और ज़्यादा पॉपुलर भी है अगर कैटेगराइज किया जाए और रैंक किया जाए। तो हाई रैंक जो है ना वो विजुअल स्टूडियो कोड है। फिर इसके अलावा इसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर पाई चार्म के नाम से जो है ना वो हम यूज़ करते हैं। ये पी वाई जो है ना पाइथन को शो कर रहा है। तो बेसिकली ये जो बनाया गया था ये पाइथन की जो है ना डेवलपमेंट के लिए, यानी पाइथन लैंग्वेज के अंदर कोड लिखने के लिए बनाया गया था। और इसके अलावा फिर जो इसके इजाफी फंक्शनलिटीज इसके अंदर ऐड की गई बाद में, तो वेब डेवलपमेंट के लिए फिर बाद में यूज़ होने लगा ये। तो स्पेशली जो है ना पाइथन के लिए होता है। और पाइथन के जो बैक एंड के कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं ना,
जिसमें जेंगो आता है, इसको डी जेंगो नहीं पढ़ते, इसको जेंगो ही पढ़ते हैं, डी साइलेंट है, और फ्लास्क, ये दो इसके बैक एंड के फ्रेमवर्क्स हैं। बेसिकली पाइथन को भी हम यूज़ कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए। तो इसलिए ये फिर पाइथन डेवलपमेंट, बेसिक लैंग्वेज पाइथन की सीखने के लिए, और साथ ही साथ वेब डेवलपमेंट जो है करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और पाइथन के अंदर बैक एंड वेब डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग जेंगो या फ्लास्क, ये इसके फ्रेमवर्क्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। तो उस तरह से फिर ये पाई चार्म जो है इसको हम यूज़ कर लेते हैं। यानी हमारे ये क्योंकि हम लोगों ने जो लैंग्वेजेस करनी है वो HTML CSS वगैरह हैं, बूटस्ट्रैप है, JS है, JQ है, तो हमारे काम का तो ये नहीं है, लेकिन हमें आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, अगर पाइथन की बात करें कि हमने एक लैंग्वेज है और उसी लैंग्वेज के अंदर हम लोगों ने वेब डेवलपमेंट करनी है, ये करनी पड़े, तो फिर हमें कौन सा सॉफ्टवेयर ज़्यादा सूटेबल होगा, तो वो पाइथन अगर आपको आती है। पाइथन जस्ट जो है ना नाम डिफरेंट है, सिंटेक्स जो है आप सेम होता है। कोई भी अगर एक लैंग्वेज आपको, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी एक, उसके सारे कंसेप्ट बेसिक और ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रेलिवेंट और डाटा स्ट्रक्चर से रेलिवेंट अगर आपको क्लियर हो जाए, तो फिर आपको दुनिया भी कोई कोई भी लैंग्वेज जो है वो आसान लगती है, आप इजीली कर सकते हैं। तो ये पाईचार्म जो है ना उस पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। फिर एक और नेटबीन्स के नाम से जो है ना आईडी होता है, ये सॉफ्टवेयर होता है, इसको भी हम यूज़ करते हैं। और ये एक ओपन सोर्स आईडी है। ओपन सोर्स आईडी का मतलब है कि ये इजीली अवेलेबल होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स मौजूद होते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर इस कोड को लिखने के लिए। और इसके अंदर जावा भी लिखी जा सकती है, PHP भी लिखी जा सकती है, HTML5। अब ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और HTML5 में क्या डिफरेंस है, और मेकिंग इट सूटेबल फॉर वेरियस वेब डेवलपमेंट टास्क। तो नेटबीन्स भी हम लोग यूज़ करते हैं। और इसके अंदर भी हम लोग जो है ना मल्टीपल और भी लैंग्वेज जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है वो कर सकते हैं। तो बहरहाल हम इन चारों में से देखें, और भी ढेर सारे टूल्स होते हैं, टेक्स्ट के नाम से होता है, और मल्टीपल और भी टूल्स होते हैं, आप लोग सर्च कर सकते हैं उनके बारे में। लेकिन चूंकि हम लोग ज़्यादातर जो आप स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है वो ऑफलाइन को ज़्यादा प्रेफर करती है, लैपटॉप पे अगर यूज़ करें तो। और हम लोगों ने एज अ यूज़र बेसिक लेवल पे स्टार्टिंग में एज अ बिगनर ऑफलाइन ही चीज़ें सीखनी होती हैं, हमें डायरेक्ट ऑनलाइन नहीं जाना होता। तो इसलिए जो बेस्ट एक आईडी मैं एक रिकमेंड करता हूँ वो विजुअल स्टूडियो कोड है। और ना सिर्फ मैं बल्कि ओवरऑल जो डेवलपर्स हैं, हाई लेवल के डेवलपर्स हैं, वो खुद अपना कोड जब लिखते हैं तो विजुअल स्टूडियो कोड में लिखते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं, उसको डिबग करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, टर्मिनल के ऊपर उसको विजिट करवाते हैं, देखते हैं, और उसके बाद फिर उसको जब उन्होंने कंप्लीट कर लेना होता है, और उसके बाद उसको जब लाइव करवाना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है, तो उसके लिए फिर तब वो यानी वहाँ से कॉपी करके उस ऑनलाइन टूल के ऊपर जाते हैं। तो मतलब इसका ये हुआ कि हम लोग ऑनलाइन वेबसाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे जैसे भी पेस्ट करेंगे कुछ कोड को तो हमारी जो है ना वेबसाइट बन जाएगी उस कोड को देखते हुए। खैर, उसके बारे में फिर आगे मजीद मैं बात करूंगा। फिलहाल हम लोग ने इन चीज़ों को ऑफलाइन सीखना है मैनुअली। तो विजुअल स्टूडियो कोर्स कोड जो है ना हम लोग यूज़ करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि चूंकि हम लोगों ने ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, तो हमारे सिस्टम के अंदर ये सॉफ्टवेयर, हमारे लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर ही होना चाहिए। एक चीज़ ध्यान में रखें कि ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं चारों के चारों, अगर आप इनमें से कोई भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे अब हमने यूज़ करना है विजुअल स्टूडियो कोड, तो ये आपने लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर ही इंस्टॉल करने हैं, Windows 7 या Windows 10, Windows 11 वगैरह के ऊपर। आप मोबाइल के ऊपर इन ये वाले सॉफ्टवेयर जो है ना वो यूज़ नहीं कर सकते। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि अब विजुअल स्टूडियो कोर्स कोड को यानी इस आईडी को इंस्टॉल करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि चले जाते हैं डायरेक्टली अपने क्रोम ब्राउज़र पे। ठीक है, स्क्रीन विजिबल होगी सबको। और यहाँ पे हम क्या करते हैं जाके कि गूगल पे जाके लिख देते हैं विजुअल स्टूडियो कोड, डाउनलोड भी लिख दें तभी ठीक है। फॉर विंडोज़, आपकी जो विंडोज़ है, जैसे अभी इसकी Windows 10 है, तो Windows 10 में लिख लेता हूँ। ठीक है, एंटर करूँगा तो यहाँ पहला लिंक आ जाएगा, हमने इसके ऊपर ही क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो वेबसाइट आएगी, ठीक है, मैं इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, जो मेन स्क्रीन का लिंक है। और ग्रुप के अंदर आपके साथ शेयर हो जाएगा। बहरहाल आपको स्क्रीन के ऊपर विजिबल है इजिली, ये
आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे जो विंडोज 10 11 का ऑप्शन है, क्योंकि विंडोज 10 है आपकी, तो अगर आपकी विंडोज 7 है या आपके पास मैक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो फिर आप ये वाला करेंगे। ठीक है। या आपके पास विंडोज 7 या विंडोज 8 है, तो उसके लिए आप लोगों को वहाँ पे लिखना पड़ेगा क्यूरी के अंदर, जब आप सर्च कर रहे होंगे कि विंडोज 7 के लिए मैंने करना है। और अगर आप लोग विंडोज 10 या 11 यूज़ कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे आप, विंडोज 10 या 11 को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग वीएस कोड का ऑप्शन आ जाता है, और राइट साइड पे अगर आप नोट करें तो यहाँ पे ये डाउनलोडिंग हो रही है इसकी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये 106 MB का है ये। ठीक है। तो आपके इंटरनेट स्पीड पे ये डिपेंड करता है। इस पे इंटरनेट स्पीड क्योंकि अच्छी है, तो इसलिए ज़रा जल्दी से ही हो रहा है। तो बस कुछ सेकंड्स ही वेट करते हैं इसका, उसके बाद जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो फिर इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। यहाँ पे इसके आप लोग डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ सकते हैं कि एक्सटेंशन स्टॉप की कौन कौन सी हैं इसके अंदर। सी प्लस प्लस करने के लिए ये आप यूज़ करेंगे, पाइथन करनी है तो ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे। अगर आपने गिटहब कॉपीलॉट को यूज़ करना है तो ये करेंगे। एक्सटेंशन वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं, ये भी आप साथ में इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी। मज़ीद भी डिस्क्रिप्शन वगैरह सेटअप वगैरह सारा इसके अंदर वेबसाइट के अंदर जाके आप लोग कर सकते हैं। हमारा ये जो है ना डाउनलोड हो गया है। इंस्टॉल की तरफ जाएंगे तो यहाँ पहले विजिट कर लेंगे फोल्डर को जहाँ पे ये पड़ा हुआ है। तो ये आपके जो है ना डाउनलोड्स के फोल्डर में बेसिकली आ जाएगा। ये देखें डाउनलोड्स के फोल्डर में आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे। सिंपल इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर होता है जो नॉर्मली आप लोग यूज़ करते हैं। जब डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आएगा, आपने आई एक्सेप्ट कर लेना है, तब ये नेक्स्ट का ऑप्शन इनेबल होगा। नेक्स्ट करेंगे, दोबारा नेक्स्ट करेंगे। जो बाय डिफ़ॉल्ट ये सी पार्टीशन के अंदर से आपकी जो है ना जो भी आपकी डायरेक्टरी सेलेक्ट करते हैं आप कर लें। नेक्स्ट करेंगे, अगेन नेक्स्ट करेंगे। स्टार्ट मेन्यू के अंदर अगर आप लोगों ने इसको क्रिएट नहीं करना, स्टार्ट मेन्यू का आपको वैसे तो पता ही होगा कि कौन सा होता है। विंडोज़ का बटन जब प्रेस करते हैं तो आपका स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है। जब इसको आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास कुछ मजीद ये वाले ऑप्शन आएंगे। अगर आप लोगों ने इसको ये जो आइकन है इसको डेस्कटॉप के ऊपर रखना है, तो फिर आप इसको टिक कर लेंगे यानी चेक कर लेंगे। और अगर आपने नहीं रखना तो इसको अनचेक बेशक रखें। और इसके अलावा जो नीचे वाले ऑप्शंस हैं वो बेशक आप लोग इसी तरह ही रहने दें इनको। नेक्स्ट करेंगे और अब इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। अब ये इसका लेटेस्ट वर्जन है जो अभी इस वक्त यानी गूगल पे मौजूद है। जब आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे या फ्यूचर में कभी इस लेक्चर देख रहे होंगे, तो उस वक्त में भी थोड़ा बहुत चेंजिंग हो, तो उस वक्त आप कोशिश यही करें कि उस वक्त जो लेटेस्ट इसका वर्जन है वो आप लोग इंस्टॉल करें। अब इस वक्त बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका जो है ना 64 बिट का है ये। X64 का मतलब 64 बिट का ये इसका सेटअप है। और इसका जो वर्जन है वो है 1.102.3। ठीक है, 1.102.3, ये पॉइंट में भी इसको कह सकते हैं। कंप्लीट हो चुकी है इसकी इंस्टॉलेशन। हम लॉन्च कर देंगे। लॉन्च मीन के ओपन हो जाए फिनिश करने से, तो ये अभी कुछ सेकंड्स के अंदर ये ओपन हो रहा है। यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है। कुछ स्टार्ट में इस तरह से जो है ना ऑप्शन आएगा, इसको ये कोड LLDB एक्सटेंशन हैज़ बीन अपडेटेड का ऑप्शन आएगा। और आप इसको बेशक क्लोज कर लें या डोंट शो अगेन कर लें। ठीक है। कुछ मज़ीद अगर इंटरनेट कनेक्शन होगा तो अपडेट्स वगैरह इसकी आएंगी, आप लोग अपडेट्स इसकी कर सकते हैं यहीं से। ठीक हो गया, ये इसका इंटरफेस है ओवरऑल स्टार्ट में। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसको क्लोज कर दें बेशक, क्योंकि इस मेन स्क्रीन पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी स्टार्ट में वो मिल जाएगी। ठीक है। शुरू में अगर ये वाला ऑप्शन आपका आता है तो इसको बेशक इंस्टॉल होने दें, जो अपडेट वगैरह का है। इसको हम क्लोज कर लेते हैं, वेलकम वाले को इसको क्लोज करते हैं। तो ये वेलकम वाली जो स्क्रीन है ना, वेलकम वाली स्क्रीन पे ये कुछ ऑप्शंस आ रहे होंगे आपके सामने। न्यू फाइल है, ओपन फोल्डर है, कनेक्ट का है, और मज़ीद कुछ ऑप्शंस भी मौजूद हैं। तो यहाँ पे आपका बेसिकली स्टार्ट में नज़र आएगा कि कौन कौन सी चीज़ें आप ओपन कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। और आपके जो रीसेंट हैं, रीसेंट में आपको नज़र आएगा वो वाले फोल्डर्स जो आपने करंटली कुछ देर पहले या कुछ टाइम पहले आपने ओपन किए।
ये इंस्टॉलेशन जो एक्सटेंशन इंस्टॉल हो रही थी तो वो कंप्लीट हो गई है। तो इसको यहाँ से बेशक आप लोग क्लोज कर दें। ठीक है। और अगर आप लोग स्टार्ट में वेलकम पेज, ये वाला जो है वेलकम पेज, यानी जब जब भी आप इसको ओपन करें वो शो नहीं करना चाहते तो आप इसको अनचेक कर देंगे। ज़रूरी भी नहीं होता। ठीक है। अगर आप इसको चेक रहने देंगे तो बार बार ये क्या होगा, पहले ये ऑप्शन शो होगा। ये अब आपकी डिपेंड करता है। अब आपने क्या करना है कि इसको कर देना है क्लोज। और क्लोज करने के बाद यही डाउनलोड्स के फोल्डर में आप आके ना एक न्यू फोल्डर बनाएं। न्यू फोल्डर आपने बनाना है और फोल्डर का नाम आप लोग रख लें वेब डिज़ाइनिंग। ठीक है। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर एंटर करके आप लोग एक फोल्डर बना लेंगे HTML। ठीक है। HTML प्रोग्राम्स कह लें आप लोग इनको। ठीक है। इसके अंदर हम लोग सारी की सारी जो है ना HTML करेंगे। अब आप लोगों ने मेन एक फोल्डर बनाया डाउनलोड्स के अंदर वेब डिज़ाइनिंग का। ठीक है। उसके अंदर HTML प्रोग्राम्स का एक फोल्डर बनाया। अब हमने क्या करना है, इसको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ओपन विद कोड का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। ठीक है। यानी अभी इसको रीस्टार्ट पहले तो करना पड़ेगा। ठीक है। रीस्टार्ट करने के बाद अभी फिलहाल शायद ये ना आया ऑप्शन। तो रीस्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाएगा, ये खुद कुछ देर बाद आ जाएगा। अगर इस तरह से ये ओपन नहीं हो रहा तो फिर आप इसको या तो ओपन विद पे लेके आएंगे। यहाँ पे ओपन विद का ऑप्शन भी नहीं है। चले, अगर इस तरीके से भी नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे, आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर देंगे। VS कोड को ओपन करेंगे। इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके पास वो फोल्डर बन चुका है। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे। ठीक है। यहाँ पे भी आके फोल्डर पे इस तरह से ओपन किया जा सकता है। और ओपन फोल्डर पे आके आप लोग, क्योंकि डाउनलोड्स के अंदर आपने एक फ़ोल्डर बनाया है और वो HTML प्रोग्राम्स वाला फ़ोल्डर बनाया है, तो आपको इस तरह सेलेक्ट करके इसको ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपका इस तरह से एक ऑप्शन आएगा। ठीक है। ये ऑप्शन जब आए तो आपने क्या करना है कि ट्रस्ट कर लेना है, इसको चेक कर लेना है और यस आई ट्रस्ट द ऑथर्स पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। ऐसा जब कर लेंगे तो उसके बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी आपके पास। आप लोग इसको बेशक क्लोज कर दें। ठीक है। और HTML के ये प्रोग्राम्स का आप लोगों के पास एक फोल्डर ओपन हो जाएगा, भी हो जाएगा। सही। यहाँ तक वेट कर लें, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। अजान की ब्रेक। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब कुछ जो है ना देख लें स्टेप नेक्स्ट क्या होंगे हमारे पास। कि यहाँ पे आप लोगों ने ना एक न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए इसी के अंदर ही, इसी फोल्डर के अंदर ही न्यू फाइल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब चूंकि हम लोग HTML पहले कर रहे हैं तो HTML के लिए ही हम लोग जो है ना एक index.html की फाइल बना लेंगे। अब यहाँ पे इंडेक्स आपकी फाइल का नाम होगा और .html इसकी एक्सटेंशन है। ये जो है ना .html अगर आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली HTML की फाइल बन जाएगी। अगर आप यहाँ पे .css लिखेंगे तो CSS की फाइल बनेगी, यानी स्टाइलिंग की। अगर आप इसी तरह JS लिखेंगे तो जावास्क्रिप्ट की फाइल बनेगी, शुरू में आइकन में आपको विजिबल होगा। इसी तरह आप लोग अगर jQuery की बनाना चाहें या इसके बैकएंड की बनाना चाहें तो वो उसके लिए आप JS ही लिखेंगे। इसी तरह आप PHP बनाना चाहें, PHP की बनाना चाहें तो आप .php लिखेंगे। तो आप लोगों ने किसी भी तरह की लैंग्वेज करनी है तो उसके लिए आप लोग क्या लिखेंगे, उसकी एक्सटेंशन लिखेंगे। अगर आप लोगों ने इसी तरह बूटस्ट्रैप करनी है तो बूटस्ट्रैप के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, .css लिखना पड़ेगा। बहरहाल हम सबसे पहले HTML करना चाह रहे हैं तो HTML लिखेंगे, ताकि बस इस तरह से एक स्क्रीन जो है ना वो ओपन होकर नजर आ जाएगी। ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ। हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। ये आपको HTML प्रोग्राम्स का फोल्डर जो है ना वो मिल रहा होगा। आपने इसको न्यू फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे index.html इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक फ़ाइल बनेगी जो कि HTML की होगी। अगर आप लोगों ने CSS की फ़ाइल बनानी है जो कि हमने बाद में करनी है तो उसके लिए आप .css लिखेंगे। बूटस्ट्रैप करनी है उसके लिए भी CSS ही लिखेंगे।
और इसी तरह अगर आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट करनी है तो आप लोग डॉट जीएस लिखेंगे। ठीक है, एक्सटेंशन लिखना ज़रूरी है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग जस्ट इंडेक्स लिखते हैं, उससे आपकी फ़ाइल सही नहीं बनेगी। आप लोगों का साथ में एक्सटेंशन लिखना ज़रूरी है। तो हम लोग चूंकि सबसे पहले HTML जो है ना उसके प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो आपको इस तरह से जब एंटर करेंगे तो एंटर करने से आपकी इस तरह से मेन स्क्रीन नज़र आ जाएगी। अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट लगानी है। बॉयलर प्लेट क्या होती है? सारा का सारा जो है ना एक जो मेन इंटरफेस होता है आपका, वो एक कोड की शक्ल में टेम्पलेट आ जाता है। तो आप लोगों ने बॉयलर प्लेट जो कि एक टेम्पलेट होती है बाय डिफ़ॉल्ट, वो आपने दबाना है। तो आप लोग शिफ्ट के साथ वन दबाएंगे। ठीक है, शिफ्ट के साथ वन दबाने का मकसद है कि आप लोग ये जो है ना ये एक्सक्लेमेशन मार्क लेके आना चाहते हैं। जब ये आप लोग लेके आएंगे तो बेसिकली इसका मतलब होता है एमिट एब्रिविएशन। ठीक है ना, ये एमिट एब्रिविएशन होती है जब हम इसको लेके आते हैं। दोबारा कर रहा हूँ, शिफ्ट के साथ वन दबाना है ताकि ये आपका सिंबल एक्सक्लेमेशन मार्क का आ जाए। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है राइट साइड पे आपको सजेशंस में नज़र आ जाएगा कि इसका मतलब है कि आप लोग एमिट एब्रिविएशन पुट करना चाहते हैं। ऐसे बॉयलर प्लेट भी कहा जाता है, ऐसे टेम्पलेट भी कहा जाता है। तो जब आप इसको एंटर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, एंटर करेंगे, ठीक है, अगर आप नीचे वाले पे क्लिक करें तो थ्री वाले पे, तो जस्ट आपका एक जो है ना डॉक टाइप HTML आएगा। लेकिन ऊपर वाले पे आ गए अगर और आप एंटर दबाएं तो ये जो आपको राइट साइड पे सजेशंस में जितना भी कोड नज़र आ रहा है ना, ये सारा का सारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो मैं शॉर्टकट ही यूज़ करूँगा। अब इसका मैं थोड़ा सा मेन जो है ना स्ट्रक्चर सा बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद प्रॉपरली हम लोग जो इसका कोड है वो कल से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। HTML को टैग्स इसके जितने भी हैं हम लोग वन बाय वन करेंगे। सबसे पहली चीज, ये जो पहली लाइन लिखी हुई है ना, अ, जितने भी टैग्स होंगे ना, HTML बेसिकली टैग्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो मार्कअप लैंग्वेज में जो हर एक टैग है वो एक मार्कअप को शो कर रहा है। तो हर एक टैग होगा, क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग, दोनों चीज़ें होंगी। कुछ ऐसे टैग भी होंगे जिनका ओपनिंग टैग होगा, क्लोजिंग टैग नहीं होगा, जिन्हें सिंगुलर टैग आ जाता है। और कुछ ऐसे टैग्स होंगे जिनके दोनों टैग्स होंगे, ओपनिंग टैग भी और क्लोजिंग टैग भी। तो यहाँ पे जो पहली लाइन है इनको आपने याद करना ज़रूरी नहीं है। कुछ जो आगे टैग्स आएंगे उनको याद करना ज़रूरी होगा, इन टैग्स को आपने याद नहीं करना क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट शिफ्ट के साथ वन प्रेस करके एंटर करने से लगा सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे ये जो डॉक टाइप HTML है, इसका मतलब ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट सारा आपका बन रहा है ये सारा HTML का है। यानी ये जो फाइल आपकी बन रही है ये सारी की सारी फाइल जो है वो HTML की है। उसके बाद HTML की लैंग्वेज जो है, इसमें हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हैं। अब इसमें अगर मैं क्लिक करूँ ना इस पे HTML पे, तो आप गौर करें तो नीचे वाला जो क्लोजिंग टैग है ये वाला, ये भी ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो रहा है। देखें दोबारा ज़रा, इससे शो ये हो रहा है कि ये पेयर टैग है, यहाँ पे ये ओपनिंग टैग है और आगे एंड पे ये क्लोजिंग टैग है। सही है। अब इसकी लैंग्वेज इसमें जो है ना इन लाइन CSS करने से इसकी जो है ना बताई गई है कि लैंग्वेज किस में है। EN मीन इंग्लिश। तो हम लोग बेसिकली सारा का सारा जो कोड यहाँ पे लिखेंगे वो इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक हेड का टैग है। हेड का टैग जो है ना बेसिकली आपकी जो वेबसाइट होती है उसके जो हेडर में कुछ भी चीज़ लिखी होती है वो आपको हेड के सेक्शन में डिसाइड करना होता है। तो आगे जाके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे हेड के टैग को कि हेड के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और कैसे कैसे लिखी जाती हैं। तो वो उसका है। लेकिन मेन जो इसका पार्ट है अभी इसको जो है ना डिस्क्राइब करना है। तो हेड के सेक्शन में मेटा का टैग है। मेटा का टैग लिखा हुआ है कैर सेट UTF-8। ये बेसिकली जो है ना करेक्टर सेट होता है। करेक्टर सेट UTF-8, UTF-8 होता है, UTF-16 होता है, UTF-32 होता है, UTF-64 होता है। तो ये इसकी बेसिकली करेक्टर सेट एक कोडिंग स्कीम है। ठीक है, जिसमें आप लोगों ने आस्की का, आपको पता होगा आस्की कोड आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो इसी तरह UTF-8, UTF-16, UTF-32 और UTF जो है 64 होता है। तो ये कोडिंग स्कीम होती है कि ऑटोमेटिकली जो है ना मेटा डाटा SEO के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये उस पर्पज़ के लिए है। ज़्यादा आप इसको बेशक एक्सप्लेन ना करें, इसको आप ज़्यादा नॉलेज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बेसिक आइडिया इसको ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है मेटा डाटा, इसके अंदर नेम व्यू पोर्ट है। ठीक है, ये एक नेम जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, नेम या कंटेंट, तो ये बेसिकली आपके जो है ना एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, और आगे जो इक्वल करके इन्वर्टेड कामर्स में जितनी भी चीज़ लिखी हुई हैं वो आपकी वैल्यूज़ हैं उन एट्रीब्यूट्स की। तो आपके जो ऊपर वाला डाटा सेट है इसके अंदर कैर सेट के एट्रीब्यूट था उसका, यानी करेक्टरिस्टिक थी।
और उसकी वैल्यू जो थी वो UTF-8 थी, और वैल्यू हमेशा हम लोग डबल इनवर्टेड कामा में लिखते हैं। इस तरह इस डाटा मेटा डाटा के अंदर मेटा आपके टैग के अंदर आपका जो नेम है वो व्यू पोर्ट है। ठीक है, व्यू पोर्ट आपकी पूरी जो स्क्रीन अभी आपको नजर आ रही है ये व्यू पोर्ट कहलाती है। और कंटेंट जो है, कंटेंट के अंदर विड्थ, जो चीज़ें दो चीज़ें डिफाइन की गई हैं, एक तो विड्थ, विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, यानी जो भी वेबसाइट आपकी हो, आपके जिस डिवाइस के ऊपर ओपन हो ना, उस डिवाइस की विड्थ जो है ना वो ऑटोमेटिकली ऑक्यूपाई कर ले आपकी वो वेबसाइट। यानी ये वेबसाइट अभी आपको लैपटॉप पे नज़र आ रही है, तो पूरी जो है ना पूरी की पूरी स्क्रीन जो है ना इसने ऑक्यूपाई कर ली है। और इनिशियल स्केल इक्वल टू 1.0 है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो स्केलिंग मीन्स के कितना जूम हो के टेक्स्ट नज़र आए। तो ये दो चीज़ें जो है ना इसके अंदर जो है ना डिफाइन की जाती हैं। उसके बाद एक चीज़ होती है टाइटल। टाइटल का टैग बताता है कि आपकी वेबसाइट का नाम क्या होगा। ठीक है, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि डॉक्यूमेंट कहाँ पे लिखा होगा। तो हेड के सेक्शन के अंदर हम लोगों ने मेटा का और टाइटल का टैग पढ़ा। जो मेटा का टैग है वो एसईओ के लिए हेल्प करता है। मेटा के टैग के जितने मेटा के टैग अच्छा होगा किसी वेबसाइट का, और उसके अंदर मजीद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग बाद में करेंगे, तो वो एसईओ में हेल्प करती हैं। मीन्स कि आपकी वेबसाइट जो है ना ज़्यादा रैंक अप होगी। उसके बाद आपका जो है ना बॉडी का टैग होता है। आप जितनी भी वेबसाइट बनाते हैं सारा का सारा जो कोड आपकी वेबसाइट का होता है वो आपकी बॉडी के टैग के अंदर लिखा होता है। उसके बाद HTML। HTML का मेन टैग होता है, HTML का मेन टैग एंड पे क्लोज होता है, यानी आपके HTML का टैग होता है। ठीक है, HTML के टैग के अंदर हेड का और बॉडी का टैग बराबर होता है। ठीक है, हेड के टैग के अंदर मेटा और टाइटल का टैग होता है, और बॉडी का टैग जो है ना उसके एडजेसेंट होता है। और जब ये दोनों टैग्स होते हैं ये बेसिकली HTML के टैग के कुछ अंदर होते हैं, यानी कुछ इस तरह से होते हैं। मैं अगर आपको बना के दिखाऊं तो मैं इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करके आगे लेके जाऊँ ना, तो आपको थोड़ी सी मजीद समझ आएगी। यानी कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि HTML का टैग होता है, उसके अंदर हेड का टैग भी होता है और बॉडी का टैग भी होता है। ये इस तरह अलाइनमेंट इसकी होती है। ठीक है, और फिर हेड के टैग के अंदर मेटा का, टाइटल का और एक और मेटा का टैग भी होता है। बॉडी के टैग के अंदर फिर मजीद जो टैग होते हैं वो इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। अब एक छोटा सा ना टैग बॉडी के अंदर पढ़ लेते हैं, पैराग्राफ का पी टैग। एक और मजे की बात इसके अंदर ये है कि जैसे ही हम लोग किसी टैग का पहला लेटर लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आ जाता है। हम लोग पी लिखने के बाद एंटर करेंगे ना तो पैराग्राफ का टैग आ जाएगा, और यहाँ पे हम लिख लेंगे दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक है, अब ये आपको नज़र कैसे आएगा, आपने इसको कर लेना है पहले सेव। सेव करने के बाद आप लोग आ जाएंगे अपना जो वेब डिज़ाइनिंग वाला आप लोगों ने बनाया था ना, HTML प्रोग्राम्स वाली फाइल बनाई थी, तो यहाँ पे आप उस फोल्डर के अंदर आ जाएंगे HTML प्रोग्राम्स में। तो आपको एक इंडेक्स, इसकी जो जो एक्सटेंशन है वह यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन इसको जब एंटर करेंगे तो आपकी जो स्क्रीन होगी उसके ऊपर आपको दिस इज़ अ पैराग्राफ नज़र आ जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये जो ऊपर टाइटल था ना डॉक्यूमेंट, क्या आपका डॉक्यूमेंट का टाइटल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो टाइटल की वजह से आपका यहाँ पे जो भी टेक्स्ट होता है वो नज़र आता है, और आप बॉडी के अंदर जो भी लिखते हैं वो आपको इस वाइट स्क्रीन पर नज़र आता है। तो ये था बेसिकली आज का टास्क जो हम लोगों ने करना था। और हम लोगों ने इसकी मेन इंटरफेस को समझ लिया भी स्टूडियो कोड के। तो आप लोगों का टास्क आज के लिए इतना है कि आप लोगों ने इस सॉफ्टवेयर को जो है ना डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, और उसका पहला जो प्रोग्राम है मेन, जिसके अंदर आप लोगों ने एक टाइटल जो है वेबसाइट का और उसके अंदर बॉडी के अंदर जो भी लिखना है अपना नाम वगैरह, तो वो आप लिख के इसको एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह जो है ना इससे आगे का जो टास्क है वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।